हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। हर यूनिट में से आप कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका यूनिट 2 का चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौता हुआ था, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नज़रिए से, और कई बार यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जाए, बट अगर उसमें शांति समझौते के बारे में पूछा गया है तो जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको वहाँ पे लिखने होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बेसिकली हम फटाफट इसको समझ लेते हैं कि शांति समझौता होता क्या है। तो शुरुआत में आपको शांति समझौते के बारे में आपको बताना होगा। 1918 में महायुद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु यह अनेक प्रकार की जटिल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं छोड़ गया। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और 1918 में जब यह युद्ध खत्म हुआ तो ये युद्ध खत्म होने के साथ साथ ये अनेक प्रकार की कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हैं जटिल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं अपने पीछे छोड़ गया था। जिन जिन देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था उनकी जो हालत थी वो खस्ता हो चुकी थी। जिस संसार के सामने कभी उपस्थिति जैसी संसार के सामने कभी उपस्थिति नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं दुनिया के सामने आ गई थी जो उन्होंने पहले कभी देखी भी नहीं थी, ना ही कभी एक्सपीरियंस की थी। यूरोप के अनेक परंपरागत शासनों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की साम्राज्य का अंत हो चुका था, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरोप के कई परंपरागत शासन, मतलब पुराने समय से जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी, जैसे कि जर्मनी में शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की, इन आप कह सकते हैं देशों में जो शासन व्यवस्था चली आ रही थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी युद्ध की समाप्ति के साथ। यूरोप की आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। असंख्य लोग अपर्याप्त भोजन के कारण बीमार थे या भूख से मर गए थे, ठीक है। तो यूरोप में बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो मेनली कहाँ हुआ था, यूरोप के अंतर्गत हुआ था। तो यूरोप में जिन भी देशों ने भाग लिया यूरोप की तरफ से, आप कह सकते हैं उन देशों की जो हालत थी वो खस्ता हो गई। आर्थिक जीवन उनका अस्त व्यस्त हो गया था, उनकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी। असंख्य लोग, मतलब असंख्य लोग जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने लोग भूखे, अपर्याप्त भोजन मतलब भोजन की कमी के कारण बीमार थे और भूख से मर रहे थे। शांति स्थापना करने का कार्य युद्ध से अधिक कठिन प्रतीत हो रहा था, ठीक है। तो युद्ध के बाद जो शांति स्थापना का कार्य था वो और ज़्यादा कठिन हो रहा था, क्योंकि युद्ध इतने बड़े स्तर पर हुआ था कि लोगों की, आप कह सकते हैं, इतनी खराब हालत थी कि शांति स्थापना करना उस समय बहुत बड़ी बात थी। जर्मनी को युद्ध के अंतिम दौर में अनेक स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। तो जो जर्मनी था उसने युद्ध के अंत में कई स्थानों पर, ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे जर्मनी हारा हो, परंतु वो अलग अलग जगहों पे काफ़ी बुरी तरह से युद्ध में हारा था। युद्ध बंद करने के लिए जब बेडन के प्रिंस मैक्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन से मध्यस्थता करने के लिए कहा, इस प्रस्ताव के 11 दिन बाद ही जर्मनी नौसेना ने एक कुक्रियत का परिचय देते हुए बची कुची सहानुभूति भी खो दी। अब इसको समझिए कि अब युद्ध बंद करने के लिए क्या करा गया। बेडन के प्रिंस मैक्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन से बातचीत करी कि हम मिलकर इस युद्ध को समाप्त करते हैं, ठीक है। ये प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव के 11 दिन बाद ही, ये प्रस्ताव जब दिया गया इसके 11 दिन बाद ही जर्मन नौसेना ने एक ऐसा काम किया जो कि आप कह सकते हैं उस समय सबसे ज़्यादा क्रूरता भरा था, ठीक है। तो इसने ऐसा काम किया, जो बची कुची सहानुभूति थी, इस काम को करने के बाद वो सहानुभूति भी खत्म हो गई। जर्मन नौसेना ने आयरिश यात्री जहाज था लिनेस्टर को डुबा दिया था। अब जर्मन की जो नौसेना थी उसके पास पनडुब्बी भी थी, तो उस पनडुब्बी के द्वारा इन लोगों ने क्या करा, आयरिश यात्रियों का एक जहाज था लिनेस्टर, उस जहाज को डुबा दिया। इस जहाज में तकरीबन 450 आदमी, औरतें और बच्चे थे, जबकि वो इस घटना में सबके सब मारे गए, क्योंकि जहाज बीच समुद्र में डूब गया, कोई भी नहीं बच पाया। ऐसी परिस्थिति में विजित राष्ट्र के प्रतिनिधि पेरिस ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए। अब क्या हुआ, ऐसी जब ये वाला काम कर दिया गया जर्मनी के द्वारा, एक लिनिस्टर जहाज को डुबा दिया गया, तो उसके बाद
जो विजेता राष्ट्र थे, जो युद्ध में जीते, उन देशों ने पेरिस में एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो लोग एक साथ एकजुट हुए, एकत्रित हुए, जिसके द्वारा पराजित राष्ट्र के साथ प्रतिशोधनात्मक न्याय हो सके। तो जो भी देश पराजित हुआ, हारा, ठीक है, उस देश के साथ न्याय हो सके, इसके लिए यहाँ पे ये लोग क्या हुआ, मिले। फिर आता है पेरिस शांति समझौता। शांति समझौते के लिए स्थान, शांति समझौते के लिए स्थान, शांति सम्मेलन के लिए पेरिस को ही चुना गया। राष्ट्रपति विल्सन ने पेरिस को ही सम्मेलन का केंद्र चुनना उचित समझा, क्योंकि वहां अमेरिका की सेना पर्याप्त संख्या में मौजूद थी। उदारवादी प्रजातंत्रीय विचारधारा का भी पेरिस केंद्र था। फ्रांस के लिए यह स्थान गौरव का विषय बना। अब क्या हुआ कि पेरिस, वो शांति जो सम्मेलन था, उसके लिए पेरिस को ही क्यों चुना गया? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे, वुडरो विल्सन, उन्होंने पेरिस को इसलिए चुना क्योंकि अमेरिका की सेना पेरिस में उस समय पर्याप्त मात्रा में, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे थी। अगर कोई युद्ध की भावना होती या फिर युद्ध की स्थिति बन जाती तो वो सेना उस प्रकार वहाँ पे युद्ध करती और मैटर को संभाल लेती, ठीक है। तो इतनी मात्रा में वहाँ के लोग उपस्थित थे। साथ में उदारवादी प्रजातंत्रीय विचारधारा का भी पेरिस क्या था, केंद्र था। और फ्रांस के लिए ये चीज़ क्या थी, गौरव की बात थी, क्योंकि वहाँ पे शांति समझौता हो रहा है पेरिस में। प्रमुख प्रतिनिधि, जो प्रमुख लोग थे पेरिस में, सभी विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व एकत्रित हुए। तो पेरिस में जितने भी देश जो युद्ध में जीते वो सब एकत्रित हुए। रूस और पराजित राष्ट्रों को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। तो पेरिस शांति समझौते में जो सम्मेलन हुआ उसके लिए रूस सहित जो भी देश युद्ध में हारा उसको नहीं बुलाया गया। अमेरिका से स्वयं राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो तथा जापान के प्रधानमंत्री सेओजी सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। शांति सम्मेलन का गठन, सम्मेलन के सामने कुछ समस्याएं आ गई थी, ठीक है। जब गठन हो रहा था, मतलब ये प्लान बनाया जा रहा था कि अब एक सम्मेलन किया जाएगा, उस समय कुछ समस्याएं थी लोगों के सामने, वो देखें। सम्मेलन में प्रमुख राष्ट्र के दो प्रतिनिधि थे, मतलब हर देश से जो भी देश जीता है उसके 2 प्रतिनिधि उस सम्मेलन में आएंगे। ये प्रमुख राष्ट्र थे, मतलब ये जो जहाँ से 2 बुलाए गए ये प्रमुख थे, सबसे मेन थे। अमेरिकी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, ये जो थे ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं देश थे इस सम्मेलन के अंतर्गत। सम्मेलन की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। तो सम्मेलन में कुछ समस्याओं के ऊपर बात भी की गई और कुछ समस्याएं उन लोगों ने देखी। संधि का ऐसा प्रारूप तैयार करने जो न केवल बड़ी शक्ति के अपितु अन्य सभी राज्यों की स्वीकृति हो, ठीक है। तो इस सम्मेलन के सामने एक समस्या ये भी थी कि संधि, जो भी आप कह सकते हैं संधि होती है देशों के बीच में, तो संधि का एक ऐसा रूप को तैयार करना जो कि न केवल बड़ी शक्ति परंतु अन्य सभी जो देश हैं उनकी भी उस संधि पर स्वीकृति हो। अब ऐसे तो मेनली अगर आप बात करें शांति समझौते में जो प्रमुख देश थे, अगर उन्होंने कोई संधि पे बात करी तो वो तो मान जाएंगे, परंतु जो अन्य देश है क्या वो मानेंगे? नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी संधि का प्रारूप तैयार करना जहाँ पे बड़ी शक्ति के साथ साथ अपितु जो अन्य देश हैं, राज्य हैं, उनकी भी स्वीकृति प्रदान करना। युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट तथा मध्य यूरोप के निवासियों की खाद्य समस्याओं को सुलझाना। अब युद्ध के साथ साथ आप कह सकते हैं आर्थिक संकट लोगों के पास था। मध्य यूरोप में निवासियों को खाने की जो चीज़ों की कमी थी उसको सुलझाना था। विजयी सेनाएं, उत्तेजित जनमत तथा समाचार पत्रों का नियंत्रण रखना, जो सेना जीती उनको उत्तेजित होने से रोकना, ठीक है। समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना। जर्मनी के पराजय के उपरांत छोटे छोटे देशों में आपसी झगड़ों का हल ढूंढना। तो इतनी प्रकार की समस्या इनके पास थी। फिर और बात करें विभिन्न विषयों के निर्णय पर किसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाए, गुप्त अथवा खुला। अब कई सारे ऐसे भी आप कह सकते हैं टॉपिक्स थे उस आप कह सकते हैं मीटिंग में, जिनके ऊपर किस प्रकार का दृष्टिकोण आप कह सकते हैं पॉइंट रखा जाए, जैसे कि गुप्त दृष्टिकोण को अपनाया जाए या फिर खुला दृष्टिकोण को अपनाया जाए। विल्सन ने अपने 14 सिद्धांतों के आधार मानकर ही की गई गुप्त संधियों को भंग करने की बात कही। अब क्या हुआ, जो विल्सन थे वो अपने 14 सिद्धांत लेके आए थे इस सम्मेलन के अंतर्गत, और उन 14 सिद्धांतों के बेसिस पर आप कह सकते हैं ये सम्मेलन हुआ। तो उन्होंने क्या करा,
अपने 14 सिद्धांतों का आधार मानकर जितनी भी गुप्त संधियों से मैं आपको बता दूं कि गुप्त संधियाँ ऐसी संधियाँ होती है जिसके बारे में दो ही देश जिनके बीच में ये हुई है वही देश जानते हैं। ठीक है, इस गुप्त संधि में दोनों देशों अपने अपने आप कह सकते हैं कि एडवांटेज को देखते हैं। ठीक है, और जब युद्ध में अगर गुप्त संधि करने वाला देश जीत जाता है तो वो अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंग जो चीज़ उसे चाहिए वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो गुप्त संधियों को भंग करने की बात कही। जब 14 सिद्धांत लाए गए तो जितनी भी गुप्त संधियां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई उन सबको भंग करने की बात कही गई। युद्ध के दौरान अनेक गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन संधियों के विषय में राष्ट्रपति विल्सन को कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। अब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने गुप्त संधियां नहीं की, अमेरिका भी है जिसने गुप्त संधियां करी, साथ में और भी देश हैं जिन्होंने गुप्त संधियां करी थी युद्ध के अंतर्गत। तो इन संधियों को भंग करना या जो हस्ताक्षर इन पे किए गए इन संधियों को भंग करना राष्ट्रपति विल्सन के लिए भी एक कठिन परिस्थिति बन गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व यूरोप में बहुतासी ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण विविध राज्यों में परस्पर असंतोष और विरोध बना रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले भी यूरोप में ऐसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही थी या लोग परेशान थे ऐसी समस्याओं से। ठीक है, जो युद्ध के खत्म होने के बाद भी रहीं और लोगों में असंतोष और विरोध रहा ही रहा। प्रमुख राष्ट्र उनके प्रतिनिधि। युद्ध के दौरान 5 प्रमुख राष्ट्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई। अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटली, जापान। इन 5 देशों ने आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाई। इन 5 प्रमुख राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के व्यक्तित्व का सम्मेलन पर गहरा व्यापक प्रभाव पड़ा। अब इन 5 देशों से जो भी लोग आए थे इस सम्मेलन को अटेंड करने, ठीक है, उन लोगों का व्यक्तित्व, उन लोगों की जो पर्सनैलिटी थी उस पर्सनैलिटी ने लोगों पर काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव डाला, गहरा और व्यापक प्रभाव डाला। इन राष्ट्रों के अलावा अनेक ऐसे विश्व विख्यात नेता भी आए थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन देशों को छोड़कर और भी ऐसे नेता आए थे जिन्होंने युद्ध में या फिर शांति बनाने के लिए योगदान दिया था। हर प्रतिनिधि मंडल अपने साथ तकनीकी सलाहकारों को दल लेकर आया था। तो जितने भी प्रतिनिधि मंडल थे, ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि से तात्पर्य कि हर देश से जो आता है वहाँ से 2 प्रतिनिधि आते हैं प्रत्येक देश के, और वो लोग अपने सलाहकार, तकनीकी सलाहकार को भी लेकर आए। अमेरिका और ब्रिटेन से लगभग 200 सलाहकार लाए गए थे। शांति सम्मेलन के प्रमुख आधार। शांति सम्मेलन के प्रमुख आधार की बात करें तो शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पास कोई ठोस कार्यक्रम या पूर्व निर्धारित ऐसा कोई सिद्धांत भी नहीं था। तो जिन देशों ने शांति सम्मेलन में भाग लिया उनको ना ही पहले कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस था कि शांति किस प्रकार आप कह सकते हैं बनाई जाए, शांति किस प्रकार लाई जाए, ना ही उनके पास कोई सिद्धांत प्रिंसिपल था जो कि सर्वमान्य हो, ना ही कोई ऐसा प्रिंसिपल था जिसको पूरा विश्व मानता हो और वो लोग उस आप कह सकते हैं सिद्धांत या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग विश्व में शांति कायम कर सके। रूस की क्रांति और अमेरिका के युद्ध में भाग लेने से मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। ठीक है, तो रूस में जो क्रांति हुई वो और अमेरिका का युद्ध में भाग लेना, इन दोनों से मित्र राष्ट्रों का जो उद्देश्य था ना उसमें परिवर्तन आना आप कह सकते हैं स्वाभाविक था। विल्सन और जर्मनी के राजनयिक ने इस बात पर बल दिया कि उन्होंने विल्सन के सिद्धांत के आधार पर युद्ध बंद किया है। तो विल्सन और जो जर्मनी के राजनेता थे उन लोगों ने ये कहा या ये बात बताई कि हम लोगों ने युद्ध केवल इसलिए बंद किया है क्योंकि विल्सन के जो 14 सिद्धांत हैं उनके आधार पर। ठीक है, अब बात करें विल्सन के 14 सिद्धांत, ये वाला जो पॉइंट है ना विल्सन के 14 सिद्धांत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट्स में से 14 भी पूरी तरह याद नहीं करते परंतु अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 भी याद कर लेते हैं अच्छे से तो आइए आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे खासे बना देगा। इस क्वेश्चन का मेन पार्ट आप कह सकते हैं यही है, विल्सन के 14 सूत्र। जर्मनी के अंतिम रूप से समर्पण राष्ट्रपति विल्सन के 5 नवंबर 1918 के नोट के आधार पर किया गया था। ठीक है, इस नोट में कहा गया था कि मित्र राष्ट्र इस बात पर सहमत है कि जर्मनी के साथ संधि के आधार पर राष्ट्रपति विल्सन के 8 जनवरी 1918 के व्याख्यान होगा जिनमें 14 सूत्रपात की घोषणा की गई थी। तो ये जो 14 आप कह सकते हैं पॉइंट हैं इनकी बात की घोषणा की गई थी शांति सम्मेलन के अंतर्गत। पहला बात करें, भविष्य में शांति संधियाँ प्रकट रूप से की जाएँ और गुप्त कूटनीतिक का सहारा नहीं लिया जाए। मतलब भविष्य में जो भी शांति के लिए संधियाँ होंगी ना वो प्रकटम रूप से मतलब लोगों के सामने और ट्रांसपेरेंट होंगी, ना कि कोई गुप्त कूटनीतिक संधि होगी। दूसरा,
शांति तथा युद्ध दोनों स्थितियों में समुद्र सबके लिए स्वतंत्र रहेगा और वे सब देशों के लिए खुला होगा। अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं, इसको समझने की बात है कि अगर युद्ध होता है किसी भी देश के बीच में हो या कितने भी देशों के बीच में हो, युद्ध के दौरान जो समुद्र है ना वो पूरे विश्व के लिए खुला होगा। कोई भी देश उस समुद्र से जहाज आ जा सकता है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर युद्ध होता है तो कुछ देश अपनी सहायता अपनी सुरक्षा के लिए अपने जो बॉर्डर्स हैं, वाटर के बॉर्डर्स, उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो समुद्र है ये सबके लिए खुला होगा भविष्य में। ठीक है, चाहे कोई भी देश युद्ध करे या ना करे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में आर्थिक बाधाएं हटा दी जाएंगी, शस्त्रों में कटौती होगी, अधिक लोगों का ध्यान रखकर उनके हितों की रक्षा करते हुए औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय हो, रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये 14 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर शांति सम्मेलन किया गया था। जर्मनी द्वारा बेल्जियम की भूमि को खाली कर दिया जाए, यथापूर्व स्थिति को स्थापित किया जाए। तो जर्मनी ने जो बेल्जियम की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था उसको खाली छोड़ दिया जाए वापसी। इसी प्रकार फ्रांस की भूमि को भी खाली कर दिया जाए, जो फ्रांस की भूमि पर कब्जा था उसको भी खाली कर दिया जाए। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का समाधान हो, तो इटली की जो सीमाएं हैं उनके भी समाधान किया जाए। ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो, मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोग अपना शासन खुद बना सकें, स्थापित कर सकें, इस चीज़ का अधिकार उन्हें दिया जाए। सर्बिया, मोंटेनीग्रो तथा रोमानिया को केंद्रीय राष्ट्र के आधार से खाली करवा पूर्व की स्थिति पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो सर्बिया, मोंटेनीग्रो और रोमानिया में जो आप कह सकते हैं जगह है वहाँ से खाली करवा दी जाए और जैसी स्थिति इसकी युद्ध से पहले थी वैसी कर दी जाए। सर्बिया के समुद्र तट पर निकासी स्थल प्राप्त हो। तुर्की के साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेश की संप्रभुता सुरक्षित रहे और शेष भागों का स्वायत्त शासन प्रदान किया जाए। ठीक है, तो तुर्की का जो साम्राज्य था, आप कह सकते हैं जो तुर्की का जो प्रदेश था मेन, जहाँ पे आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं राजा का अधिकार था, उस क्षेत्र को छोड़कर जो बाकी भाग है ना वहाँ पे लोग अपने हिसाब से शासन शुरू कर सकते थे। स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और समुद्र तक पहुँचने की उसे सुविधा दी जाए। छोटे बड़े सभी राज्यों को समान रूप से राजनीतिक व्यवस्था, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन दिया जाए और राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो भी शांति सम्मेलन के अंतर्गत ही बात की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण व्याख्यान कांग्रेस के समक्ष 11 फरवरी 1978 को दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्यान था, मतलब उन्होंने जो व्याख्या करी वो कांग्रेस के समक्ष कब दी गई, 11 फरवरी 1918 को दी गई, जिसमें उन्होंने संधियों के न्यायपूर्ण होने तथा युद्ध से संबंधित प्रदेशों की व्यवस्था करते हुए आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन करने को कहा। तो एक तो शांति सम्मेलन में जो 14 सिद्धांत वो दिए गए, साथ में दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्या भी की गई जो कि 11 फरवरी 1978 को की गई थी। इसके अंतर्गत जो संधियाँ हुई हैं ना उन संधियों को न्यायपूर्ण होनी चाहिए तथा युद्ध से संबंधित प्रदेशों, युद्ध क्षेत्र से संबंधित जो भी देश है या फिर जगह है, ठीक है, व्यवस्था की और आत्मनिर्णय का सिद्धांत को भी पालन किया। अब बात करें पेरिस की संधि। पेरिस में कई सारी संधियाँ हुई थी, उनके बारे में बात करें। पेरिस में मुख्यतः जिन संधियों पर सहमति हुई वह 5 हैं। तो पेरिस सम्मेलन में कुछ 5 संधियों पर मुख्य तौर पर बात की गई थी। जर्मनी के साथ वार्सा की संधि जो कि 28 जून 1919 को हुई। ऑस्ट्रिया के साथ सेटेंट जर्मन की संधि जो कि 10 दिसंबर 1919 को हुई। बुल्गारिया के साथ नुइले की संधि जो कि 27 नवंबर 1919। हंगरी के साथ त्रियानो की संधि 4 जून 1920 और तुर्की के साथ सेव्रो की संधि जो कि 10 अगस्त 1920 को हुई थी। तो ये जो 5 संधियां हैं मेनली आप कह सकते हैं इन 5 संधियों की बात की गई थी शांति समझौते के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है आपका शांति समझौते के बारे में पूरा का पूरा विवरण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। तो शुरुआत में आपको पहले शांति सम्मेलन के बारे में बताना होगा, उसके बाद आपको उसकी समस्याओं का बताना होगा, जैसे मैंने बताई कि कौन कौन सी समस्या उन शांति सम्मेलन के सामने थी। उसके बाद आपको शांति सम्मेलन के जो मैंने आपको 14 मेन सिद्धांत बताए आपको वो बताने होंगे, क्योंकि वो 14 सिद्धांत के बिना ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये पूरी तरह से अधूरा है। ठीक है, तो 14 जो सिद्धांत है वो बताने हैं और अंत में आपको बतानी है 5 जो संधियाँ हुई हैं शांति सम्मेलन के अंतर्गत, वो 5 संधियाँ।
ठीक है, तो ये था आपका शांति समझौते के बारे में जो भी पॉइंट बनते थे वो हमने आपको इस वीडियो में बताए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो 1 से 2 बार में समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम और ज़्यादा ईजी में आपको कमेंट बॉक्स में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आती तो आप इसको दूसरी बार जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।